नमस्कार, मैं तुलेश्वर ध्रुव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बिलाईगढ़। आज हम एमए समाजशास्त्र 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर अंतर्राष्ट्रीय शाखा, विश्व बैंक एवं तीसरी दुनिया के देश पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे टॉपिक से ही स्पष्ट है कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है और साथ ही मौद्रिक संगठन है। सर्वप्रथम हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके संगठन, स्थापना, विश्व बैंक के उद्देश्य और विश्व बैंक के कार्य को पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरी दुनिया के देश क्या है उस पर चर्चा करेंगे और अंत में विश्व बैंक तीसरी दुनिया के देशों को कैसे मदद करता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक एक मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। मूलतः ये 1944 में जो वेटन वुड्स समझौते हुआ था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह जून 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में इसके 189 देश सदस्य हैं और जिम योंग किम अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक में मूलतः 5 संस्थाएं शामिल हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। यह 1960 में स्थापित हुआ। इसका लक्ष्य उन कार्यक्रमों के लिए ऋण तथा अनुदान देकर गरीबी को घटाना था जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, असमानता को कम करते हैं और लोगों की जीवन दशा को सुधारते हैं। यह रियायती दर पर या फिर शून्य दर पर ब्याज देती है और वापसी 25 से 40 वर्षों में की जा सकती है। इसके धन की पुनर्पूर्ति हर 3 सालों में विकसित व विकासशील दोनों देशों के दानियों द्वारा की जाती है। साथ ही IBRD तथा IFC द्वारा की जाती है। इसका जो तीसरा संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। यह 1956 में स्थापित हुआ है। इसका प्रमुख दर्शन लोगों को गरीबी से बचने का और अपना जीवन सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। चौथा है इसमें बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था MIGA और पांचवा है निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब हम चर्चा करते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य पर। विश्व बैंक की स्थापना के समय संपन्न समझौते की धारा 1 में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु सदस्य राष्ट्रों को पूंजी उपलब्ध कराना। निम्न उद्देश्य हेतु पूंजी उपलब्ध कराती है यह युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, शांतिकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध कराती है, अल्प विकसित राष्ट्रों में साधनों एवं उत्पादन की सुविधाएं विकसित करती है। इसका दूसरा उद्देश्य है भुगतान संतुलन की सभ्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे कि सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। तीसरा उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों में
पूंजी निवेश को निम्नलिखित माध्यम से प्रोत्साहित करती है। निजी ऋण अथवा पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना। निजी पूंजी निवेश को गारंटी दिए जाने के फलस्वरूप भी यदि निजी पूंजी उपलब्ध न हो पाए तो स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तों पर उत्पादक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना। चौथा उद्देश्य है लघु एवं बृहद इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऋणों की गारंटी देना। और पांचवा उद्देश्य है युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को लागू करना। अब हम चर्चा करते हैं विश्व बैंक के कार्य की। वर्तमान में विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों विशेषकर अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराना। बैंक सामान्यतः दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण देती हैं जिसकी अवधि 5 से 20 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराती है। ये याद रखने लायक पॉइंट है। विश्व बैंक की जो ऋण प्रणाली है वो इस प्रकार से है कि बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी के 20% तक अपने कोष से सदस्य देशों को ऋण दे सकता है। बैंक सदस्य राष्ट्रों को निजी विनियोजकों को अपनी व्यक्तिगत गारंटी पर भी ऋण उपलब्ध कराता है। यह गारंटी तभी प्रदान की जाती है जबकि वह पहले 37 देशों से स्वीकृति प्राप्त कर ले जिनके बाजारों से कोष एकत्रित किया जाएगा तथा जिस देश की मुद्रा में वह ऋण दिया जाएगा। ऋण की मात्रा, ब्याज की दर व अन्य संबंधित शर्तों का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाता है। सामान्यतः विश्व बैंक का ऋण किसी परियोजना विशेष के लिए होता है। ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र को ऋण का भुगतान स्वर्ण में अथवा उसी मुद्रा में करना होता है जिसमें ऋण प्राप्त किया गया है। पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लघु एवं बृहद इकाइयों अथवा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण उपलब्ध कराना अथवा ऋणों की गारंटी भी देती है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी दुनिया के देश के बारे में। यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देश क्या हैं। तीसरी दुनिया शब्द का इस्तेमाल ऐसे देशों के लिए किया गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी गुट और पश्चिमी देशों के बीच, विशेषकर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2 गुट बना था, उससे स्वतंत्र रहकर एक नए गुट बनाए थे। हम तीसरी दुनिया शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पहली और दूसरी दुनिया के देश भी होंगे। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा उनके साथी देशों को प्रथम विश्व कहते थे। मुख्य रूप से पूंजीवादी देश इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है सोवियत संघ, चीन, क्यूबा, ये मूलतः समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के देश थे। इनके सहयोगियों को द्वितीय विश्व कहा गया है। इन दोनों गुटों से अलग तीसरी दुनिया का आशय उन देशों से था जो न तो कम्युनिस्ट रूस के साथ थे और न ही पूंजीवादी नाटो देशों के साथ थे। अतः हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष देश तीसरी दुनिया के देश थे। इनमें मुख्य रूप से भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम विकासशील देश थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें से ज़्यादातर देश 40 और 50 के दशक में
उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। अब हम देखते हैं तीसरी दुनिया के देशों की विशेषताएं क्या है। सामान्य तौर पर तीसरी दुनिया के देश पहली और दूसरी दुनिया के देशों की तुलना में आर्थिक रूप से कम विकसित होते हैं। इन क्षेत्रों में गरीबी देखने को मिलती है। जनसंख्या के अधिकांश भाग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। इन देशों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। उच्च मृत्यु दर भी इन देशों में देखने को मिलता है और इनमें से अधिकांश देश जो है विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। अब हम भारत की स्थिति पर चर्चा करते हैं। 21वीं सदी के वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के युग में तीसरी दुनिया शब्द का प्रचलन कम हो गया है। हमारा देश भारत तो इससे ऊपर भी उठ चुका है और दुनिया के महाशक्तियों में इसका नाम आने लगा है। सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति दोनों ही आधार पर भारत विश्व के पहले 10 देशों में शामिल है। फिर भी दुनिया में अफ्रीका के अंगोला, बेनिन, रवांडा, सोमालिया, एशिया के बांग्लादेश, म्यांमार, तिमोर, यमन, भूटान जैसे अनेक देश अभी भी तीसरी दुनिया के देशों की तीसरी दुनिया वाली स्थिति में हैं। अब हम चर्चा करते हैं विश्व बैंक तीसरी दुनिया के देशों के लिए किस तरह से मददगार है, किस तरह से वो मदद करता है। विश्व बैंक अपनी स्थापना से अभी तक 70 अरब डॉलर के 310 लोन विश्व के विशेषकर तृतीय दुनिया के देशों को दे चुका है। अभी हम सभी लोग वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं और इस दौरान यानी कि कोविड-19 के उन्मूलन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी विश्व बैंक दुनिया के विभिन्न देशों को 12 अरब डॉलर का सहायता पैकेज जारी किया है। हमारे देश भारत के लिए भी वह 76 अरब रुपए की सहायता राशि जारी की है। और आप सभी को मालूम है कि दुनिया 2008 में वैश्विक मंदी से गुजर रहा था। उस दौरान भी विश्व बैंक ने 15 माह में करीब 160 अरब डॉलर की मदद दुनिया के 66 देशों को दिया था। उससे पूर्व 1991 के वैश्विक मंदी, जो कि भारत भी उससे जूझ रहा था, उस दौरान भी विश्व बैंक दुनिया को संकट से उबारा था। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, चूँकि विश्व बैंक को जो फंड है वो अमीर देशों, विकसित देशों से ज़्यादातर मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि विश्व बैंक पर आरोप लगता है, खासकर इसका जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है IDA, उस पर यह आरोप लगता है कि ये पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा करता है, इसमें विकसित देशों का वर्चस्व रहता है। फिर भी हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि विश्व बैंक विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत ही सहयोगी है और सराहनीय कार्य किया है। धन्यवाद।